हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सिंपली बाय प्रतीक सर। तो बच्चों, जैसा हम लोग कवर कर रहे हैं लर्निंग आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन इन इजीएस्ट वे, एंड आई होप आपको इंटीग्रेशन के आप पहले के लेक्चर मेरे फॉलो कर रहे हो और आपको बहुत अच्छे से हमने जो मेथड अभी तक डिस्कस किए, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको समझ में आ गए। क्योंकि आज जो हम लोग टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्पेशल इंटीग्रल के बाद एक नया टॉपिक विच इज पार्शियल फ्रैक्शन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। वी विल लर्न किस तरह से आप पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड से यूज करके इंटीग्रेशन करते हो। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इधर लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहली मुद्दे की बात, पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करेंगे। जैसा हमने अभी तक देखा कि हम लोग जो मेथड यूज करते थे, पहला मेथड जो आपने यूज सीखा था वो था आपका बाय इंस्पेक्शन। तो बाय इंस्पेक्शन हम लोग अगर ओवरव्यू ले तो वो होता था जब आपके डायरेक्ट फॉर्मूला लगते थे। जब आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगता था, जो लग जाते थे, तो आप बाय इंस्पेक्शन करते थे। सेकंड था आपका बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, जब आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता था, जब आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता था या आप फॉर्मूले को डायरेक्टली रिड्यूस कर पाते थे तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाते थे, जब आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता था। फिर आपने सीखे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें आपने हाफ एंगल, डबल एंगल, ये सारे फॉर्मूले सीखे थे नेक्स्ट उसमें। उसके बाद आपने सीखा था सब स्पेशल इंटीग्रल। तो आपने स्पेशल इंटीग्रल में दो पार्ट सीखे थे। पहला था जब न्यूमिनेटर आपका 1 होता था और डिनोमिनेटर जो था उसमें b0 होता था, तो आपके फॉर्मूले जो लगते थे वो लगते थे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या इसी में रूट लग जाता था। तो आपके 6 फॉर्मूले थे। अगला पार्ट आपने किया था जब न्यूमिनेटर जो था वो नॉट इक्वल टू 1 था और आपका डिनोमिनेटर जो था वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बेसिकली स्पेशल इंटीग्रल जब लगते थे जब डिनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक होता था और वो क्वाड्रेटिक आपका रिड्यूस होके न्यूमिनेटर को या तो रिड्यूस करके करते थे या न्यूमिनेटर 1 और b0 होता था। अब जो हमने करने जा रहे हैं वो है पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस लेक्चर में लोग कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन और एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी के एग्जांपल 11 टू 16। ये एग्जांपल आपके न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से 11 टू 16 कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, देखो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हमारा कब लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको समझना है वो है पार्शियल फ्रैक्शन आप लगाओगे भी क्यों और कब लगाओगे। क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है तो आप अभी तक बहुत सारे मेथड सीख सकते हो, तो ऐसा क्या खास है जो पार्शियल फ्रैक्शन में है और पुराने वाले मेथड में नहीं है। तो देखो, पार्शियल फ्रैक्शन जब लगता है जब हमें रैशनल फंक्शन इंटीग्रेट करना होता है। अब अगर आप रैशनल फंक्शन देखो तो रैशनल फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी फंक्शन आपको पता है जो कि पॉलिनोमियल में px अपॉन qx फॉर्म में हो, जहां पे आपका qx इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका पॉलिनोमियल में रैशनल फंक्शन होगा। तो जब जब हमारा फंक्शन px अपॉन qx फॉर्म में होता है तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अरे स्पेशल इंटीग्रल में भी तो रैशनल फंक्शन ही था। ये देखिए, स्पेशल इंटीग्रल जो थे उसमें भी तो न्यूमरेटर अगर 1 नहीं होता था तो हम ये लगाते थे। लेकिन ये जो मेथड था बेटा, इसकी रिस्ट्रिक्शन थी डिनोमिनेटर शुड बी क्वाड्रेटिक। आप क्वाड्रेटिक के अलावा इसमें ये मेथड नहीं लगा सकते। तो वापस चलते, देखो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इज यूज्ड टू इंटीग्रेट रैशनल फंक्शन। कंडीशन, अब पार्शियल फ्रैक्शन कब लगता है, रैशनल फंक्शन शुड बी ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग ये समझेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो, हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है, rational function which are included for integration purpose are whose denominator can be factorized into linear and quadratic factor। तो हम लोग जो यहां पे पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, वो पार्शियल फ्रैक्शन वो होंगे या तो नीचे क्या कहते हैं, आपका डिनोमिनेटर जो है वो आपका ऐसा होगा कि आपका क्यूबिक इक्वेशन होगी, डिग्री 3 होगी या डिग्री 2 होगी, क्वाड्रेटिक होगा लेकिन फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, या कभी फैक्टराइज हो जाएगा। तो हम लोग सारे फॉर्म देखेंगे आगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि पार्शियल फ्रैक्शन मेरा जब लगता है जब आपका रैशनल फंक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन समझने के लिए मैं वापस आपको समझाता हूं। देखो क्या होता है, आप जब कोई रैशनल फंक्शन लिखते हैं, मान लो आपने लिखा आर एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। अब मेरी 3 ऑप्शन हो सकती है। पहली, आपकी न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से कम हो। फॉर एग्जाम्पल आप लिख दो x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो इसमें डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर है 1, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है 3।
ठीक है। तो जब आपकी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होती है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो हम लोग इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन में जब भी अप्लाई करते हैं जब आपका ये केस होता है वह न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। अब दूसरा ऑप्शन क्या होगा, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, या फिर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाए। इन दोनों केसेस में जब आपका ये होता है या ये होता है तो दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपके दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं, व्हेन योर न्यूमरेटर डिग्री इज लेस देन डिनोमिनेटर, जब आपकी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है तो ये आपका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन में आराम से पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। उसमें क्या करेंगे वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कब लगाओगे। दिस इज व्हेन वी विल अप्लाई, ठीक है। व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन वो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर आपका कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है देन यू हैव टू रिड्यूस इट टू प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड दैट इज डन बाय वेरी सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि आपने 9th-10th में पढ़ा था डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में। लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में रिड्यूस करता हूं। कैसे करता हूं मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपने कहा न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, इसका मतलब आप अभी इसे पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं कर सकते, बल्कि हम इंटीग्रेशन लगा ही नहीं सकते इसमें जब तक ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो। तो मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर को लिखा इधर, डिनोमिनेटर को लिखा इधर। अब अगर मैं डिवाइड करूंगा तो एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर आपको पता है एक्स होगा, मल्टीप्लाई किया तो यह है एक्स क्यूब माइनस 2x, साइन चेंज माइनस प्लस, ये कट गया तो आपका आ गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अभी आपकी डिग्री एक्स स्क्वायर और यहां पे माइनस 3x स्क्वायर है, आपने फिर से डिवाइड किया, यह है माइनस 3, मल्टीप्लाई किया तो आपका आएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस 2 विल बी प्लस 6, साइन चेंज प्लस माइनस, तो आपका ये कट गया, आपका आया 2x माइनस 4। तो इसका मतलब जो मेरा न्यूमरेटर था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू जो आपका क्वेश्चन है एक्स माइनस 3 प्लस 2x माइनस 4। अब अगर इस न्यूमरेटर को आप इस क्वेश्चन में रिप्लेस करोगे तो आप इसे यहां पे लिखोगे x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, इधर डिनोमिनेटर आपने ऐसे लिखा और जो आपका रिमाइंडर वाला पार्ट था उसे आपने सेपरेट कर दिया 2x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब अगर आप देखोगे ये तो आपका बिल्कुल कट जाएगा, तो ये तो आपका न्यूमरेटर में ही आ गया और ये आपका देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब इसके आगे हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं इसमें, नहीं तो अभी तक जब तक डिग्री ज्यादा थी तब तक नहीं लगा पाते। तो यही चीज को मैंने इधर समझाया हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग अप्लाई करते हैं टू इंटीग्रेट रैशनल फंक्शन। कंडीशन पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग जब ही लगाएंगे जब रैशनल फंक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन हमने समझा, देखो अंडरस्टैंडिंग रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल इन द फॉर्म px अपॉन qx वेयर px एंड qx आर पॉलिनोमियल इन x। तो ठीक है, ये हमें अभी डिस्कस किया था। अगर आपकी डिग्री px की डिग्री ऑफ qx से छोटी होती है, लेस देन होती है, यहां पे आपने लेस देन का साइन है, देन द रैशनल फंक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर, अदरवाइज इट कॉल्ड इम्प्रॉपर। जो मैंने बताया कि अगर आपकी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इफ फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है देन इट हैज टू बी रिड्यूस्ड टू प्रॉपर फॉर्म बिफोर अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर इम्प्रॉपर है तो आप उसे प्रॉपर बनाओगे पहले before applying the method of integration. The improper fraction can be reduced to proper rational function by log division method, जैसा कि मैंने अभी आपको इस एग्जांपल में समझाया था। ऐसे और भी एग्जांपल आएंगे, अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके समरी में मैंने आपको बस यही बता दिया। सबसे पहले देखो मेन चीज हमें चेक करनी होती है। तो पहला काम मुझे समझ में आया
कि आपकी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए व्हाइल अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन। और अगर वो नहीं है, या इंटीग्रेशन को करते हुए अगर वो नहीं है, तो आप पहले उसे चेंज करोगे टू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो व्हेन न्यूमरेटर डिग्री इज लेस देन डिनोमिनेटर इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर हुई तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब आता है पार्शियल फ्रैक्शन में, देखो मैं करना क्या होता है। तो बेटा देखो पार्शियल फ्रैक्शन इज वेरी इजी। हमारे को ये कुछ फॉर्म दी हुई है रैशनल फंक्शन की, इन्हीं फॉर्म में से आपका क्वेश्चन आता है एंड यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्म। ये आपकी टोटल 6-5 फॉर्म है जिसे आपको अप्लाई करके आपको जिस फॉर्म का रैशनल फंक्शन है उस हिसाब से आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन को रिड्यूस करना होता है। अब उसका कि कैसे मेथड होता है वो बात अलग है। सबसे पहले क्या होगा, अगर मान लो देखो न्यूमरेटर से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो आपकी डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, बस इतना फर्क पड़ता है और कुछ नहीं। न्यूमरेटर में लीनियर भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, और अगर नीचे क्यूबिक है तो ऊपर क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आपने कहा अगर नीचे 2 लीनियर के फैक्टर है, मतलब एक क्वाड्रेटिक है, या तो वो लीनियर में फैक्टराइज हो जाए, या 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर हैं, तो आप उसे लिखोगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। जो भी लीनियर के फैक्टर है आप उसे यहां पे तोड़ के लिख दोगे। तो अगर मान लीजिए आपका है 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो आप इसे लिख देंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पहले पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करेंगे। अगर यही चीज आपकी डिनोमिनेटर में फैक्टर रिपीट हो रहा होता, मान लो एक ही फैक्टर है लेकिन वो रिपीट हो रहा है, इसकी जगह हो जाता आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां पे आ जाता आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करते हैं, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप ये वाला मेथड लगा देते हैं। तो जब आपका कोई फैक्टर रिपीट हो रहा होता है, तो जितनी बार ये रिपीट हो रहा होता है, अगर ये एक्स माइनस ए का होल क्यूब होता तो मैं लिखता है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब लिख देता। लेकिन अगर ये 2 बार रिपीट, एक ही फैक्टर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम ये फॉर्म लिख देते हैं। अच्छा, इसी में मान लो एक अलग फैक्टर भी होता, मान लो एक्स माइनस बी, तो आप यहां पे कर देते प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। मतलब जो फैक्टर रिपीट हो रहा है उसे उतनी बार ए और बी 2 बार, और साथ में एक अगर कोई डिस्टिंक्ट फैक्टर है वो भी लिख देते। तीसरा, अगर मान लो नीचे 3 फैक्टर है और ऊपर क्वाड्रेटिक दी है, जैसा मैंने कहा ऊपर आपको क्वाड्रेटिक भी दे सकते थे, लीनियर भी दे सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, क्योंकि 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं, तो ये ए बी और सी, ये 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस। नीचे अगर ये लीनियर 3 फैक्टर दिए लेकिन एक रिपीट हो रहा है और एक नहीं, तो a अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, पहले एक्स माइनस ए फिर होल स्क्वायर देन सी अपॉन एक्स माइनस बी। तो यहां तक जितने थे ये चारों फॉर्मूले आपके होते लीनियर के, या तो लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर है या लीनियर आपका रिपीट हो रहा है। तो किस तरह से लिखना है, इन दोनों में न्यूमरेटर लीनियर था, इन दोनों में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक था, तो डिनोमिनेटर आपका दोनों में क्यूबिक हो गया था। ठीक है, मतलब आप देखोगे हर एक चारों में डिग्री न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से कम है। अब लास्ट होता है, अगर आपका ऊपर क्वाड्रेटिक दिया है, नीचे आपको एक लीनियर फैक्टर दिया है, लेकिन एक क्वाड्रेटिक ऐसा दिया है विच कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, मतलब आप उससे लीनियर नहीं बना सकते। तो आप पहले एक लीनियर फैक्टर लिखोगे a अपॉन एक्स माइनस ए, प्लस जब आप क्वाड्रेटिक नीचे लिखोगे तो ऊपर एक लीनियर इंट्रोड्यूस करोगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बेटा देखो ये जो चीज है ये आपकी इसमें लर्न करने की है, यू हैव टू लर्न इट। जब हम अब एग्जांपल स्टार्ट करेंगे तो आपको ये एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होती जाएगी हमें कैसे करनी है। तो अब एग्जांपल बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके ये एक 6 एग्जांपल में आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, क्रिस्टल क्लियर कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाना है। तो बहुत ध्यान से एग्जांपल को देखिएगा और हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 11। देखो एग्जांपल 11 में दिया है मेरे को फाइंड dx अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। देखो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नीचे क्वाड्रेटिक दिया है, तो अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं भी लगाना चाहते तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके स्पेशल इंटीग्रल में कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो भी एक मेथड है इसके लिए, बिकॉज नीचे क्वाड्रेटिक दिया है विच कैन बी डन बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। लेकिन अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाना चाहते हो तो आप देखोगे यहां पे 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर दिए हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, मतलब आपको फॉर्म दी हुई है पहली वाली। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो इंटीग्रेशन का साइन अब भूल जाना, न्यूमरेटर में आपको डिनोमिनेटर में 1, न्यूमरेटर में 1 दिया है तो आपने लिखा 1 अपॉन
एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, अभी आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाने जा रहे हो। इंटीग्रेशन हम बाद में इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे। तो आपका ये जो सबसे पहला काम होता है, इंटीग्रेशन और डीएक्स हट जाता है, खाली हम यहां से न्यूमरेटर अगर वन है तो वन, या जो भी न्यूमरेटर होगा वो लिखेंगे, और साथ में ये। तो मैंने इसे लिख दिया, दिस इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। अब सबसे पहला काम होता है, मुझे निकालनी है ए और बी की वैल्यू। ए और बी आपके कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, आप डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड एलसीएम ले लो, क्योंकि हम इसे रिड्यूस कर रहे हैं। एलएचएस तो यही रहेगा, यहां पे मैंने एलसीएम लिया तो यह आएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। तो एलसीएम ले लिया, तो अब आपका ए के साथ देखो एक्स प्लस वन ऑलरेडी, तो ए के साथ आपका आ जाएगा एक्स प्लस टू, प्लस बी के साथ आपका एक्स प्लस टू ऑलरेडी है, तो यहां पे बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस वन। तो ये न्यूमिनेटर चेंज हो गया। अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर तुम्हारा कट गया, तुम्हारा रिलेशन आ गया वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन। अब ये रिलेशन जो है, इससे हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब बेटा देखो, मैं ए और बी को निकालने के लिए आपको दो मेथड सिखाऊंगा। एक मेथड जो आपको हर जगह, हर एक टीचर, हर जगह ऑनलाइन आपको मिलेगा, जो हमने 7.4 में लगाया था, वो है कंपेयरिंग कोफिशिएंट का। ठीक है, तो पहला मेथड तो वो है, लेकिन दूसरा है जादूगर मेथड, जिससे आप ये चीजों को बहुत छोटा कर सकते हो, ए और बी की वैल्यू निकालना। तो पहले देखो, हम लोग कंपेयरिंग कोफिशिएंट को निकालते हैं। कैसे करना है, आपने क्या किया, ए से इधर मल्टीप्लाई किया, तो ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी। तो आपने एक्स के कोफिशिएंट को एक जगह किया, तो ए प्लस बी एक्स प्लस कांस्टेंट लिखा 2a प्लस बी। अब अगर आप कोफिशिएंट कंपेयर करो तो देखो, यहां पे x का कोफिशिएंट कोई नहीं है, यहां पे x का कोफिशिएंट 0 है और कांस्टेंट आपका 1 है। तो आपने कहा यहां से दो इक्वेशन बनेंगी, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1। यहां से मैंने a की वैल्यू को कहा माइनस बी हुआ, इसे a की वैल्यू को माइनस बी मैंने इधर पुट किया, तो यहां पे आ जाएगा आपका माइनस टू बी प्लस बी इज इक्वल टू वन, या माइनस बी इज इक्वल टू वन, या बी की वैल्यू आई माइनस वन। जब बी की वैल्यू माइनस वन आई तो ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली होगी वन। अब देखो बेटा, ये जो आप कोफिशिएंट कंपेयर करते हो, अब यहां पे आपने दो वेरिएबल थे, कई बार आपके यहां पे तीन वेरिएबल भी आ सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, हो सकता है क्वाड्रेटिक भी आ जाए। तो आपका ये जो कोफिशिएंट कंपेयर करने वाला मेथड है, दैट इज वेरी लेंथी। मैं मना नहीं कर रहा, आपको लगाना है आप लगाइए, लेकिन मैं आपको जो दूसरा मेथड सिखा रहा हूं, दैट इज वेरी शॉर्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं बात करूं मेथड 2 की, जो कि क्या कहते हैं, हमें यहां तक तो सेम रिलेशन है, देखो 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन। अब देखो, मैं आपको ऐसा मेथड निकाल रहा हूं कि आप बैठे बैठे ये क्वेश्चन में ए और बी ओरली भी निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, इट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले ये ढूंढो कि ये जो आपके लीनियर फैक्टर है, जीरो किस किस पे हो रहे हैं। अगर आप देखोगे x प्लस टू जीरो हो रहा है x इक्वल्स टू माइनस टू पे, और ये जीरो हो रहा है x इक्वल्स टू माइनस वन पे। तो आप कुछ नहीं करो, साइड में वैल्यू लिख लो, a के x इक्वल्स टू माइनस टू और a के x इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, एक बार आप क्या करो, पुट x इज इक्वल टू माइनस टू, एक बार आप डालो माइनस टू। जब आपने x को माइनस टू डाला, यहां पे क्योंकि x नहीं है, ये तो एज इट इज रहा, a माइनस टू प्लस बी माइनस टू प्लस वन। ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, जीरो, तो a तो हट जाएगा, b की वैल्यू सीधे यहां से आएगी, 1 इज इक्वल टू बी इंटू माइनस वन, या b की वैल्यू आ गई माइनस वन, निकल गई। ठीक है, अगर अब आपने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन। जब x को माइनस वन डाला, यहां तो वन ही रहा, ये आया a की जगह x माइनस वन प्लस टू। जब आप b में डालोगे तो ये आपका जीरो आ जाएगा, क्योंकि माइनस वन प्लस वन, ये वाला पार्ट आपका जीरो होगा। तब इधर से क्या हुआ, आपका 1 इज इक्वल टू a इंटू वन, या a की वैल्यू आ जाएगी 1। आप देख रहे हो कितनी जल्दी हो गया। अब मैं ओरली इसलिए कह रहा था, देखो अगर आप इसे नहीं भी करते और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, तो आप यहां पे डालो ओरली x को माइनस टू डालोगे, ये पार्ट जीरो, माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, तो b आ गया आपका माइनस वन सीधे। एक बार आपने इसे जीरो बनाया, इसे जीरो बनाओगे माइनस वन पे, तो x को डालो माइनस वन प्लस टू इज वन, तो a की वैल्यू 1 आ गई, ओरली सॉल्व हो गया। खैर, अब आपके ऊपर है कि आप किससे करो।
एक मेथड आपका है कंपेयरिंग कोफिशिएंट, आप इससे भी कर सकते हो। आपको अगर ये वाला अच्छा लगा तो आप इससे हर एक क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। करना क्या है, जिस जिस वैल्यू पे लीनियर फैक्टर 0 हो रहा है, एक बार वैल्यू डालो -2, एक बार डालो -1। जब -1 डाला, ये वाला पार्ट 0 है, इसकी वैल्यू निकल गई। जब आपने -2 डाला, ये पार्ट 0 बना दिया, इसकी वैल्यू निकल गई। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को 0 बना के दूसरे की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब जब ए और बी की वैल्यू निकल गई, अब आता है वापस क्वेश्चन पे। अब आपने का देखो इंटीग्रेशन में क्या था आपका, dx अपॉन x+1 x+2। इस क्वेश्चन को आपने रिड्यूस करके लिख दिया था a अपॉन x+1, यहां पे भी dx आ जाएगा, प्लस b dx अपॉन x+2। यही लिखा था। देखो अगर आप इधर इस क्वेश्चन में यहां पे इंटीग्रेशन का साइन डाल दो आप, तो ये भी इंटीग्रेशन में चले जाएंगे और आगे dx लग जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को बेसिकली मैंने अब क्या किया, इस एक क्वेश्चन को चेंज कर दिया। मतलब जो क्वेश्चन मेरा ये था, अब वो इन दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अब ए और बी की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं। आपने ए की वैल्यू डाली 1, तो ये आ जाएगा आपका dx अपॉन x+1। बी की वैल्यू आपने डाली -1, तो ये आ गया -dx अपॉन x+2। आपने यहां पे अब देखो dx अपॉन x+1 इट इज सेम एज 1/x। 1/x की इंटीग्रेशन आपको पता है ln x या log x, तो ये हुआ आपका log x+1। यहां पे माइनस बाहर आएगा, ये वाला हो गया log x+2, प्लस आगे आपने लिख दिया c। इसे और सिंप्लीफाई करना चाहो तो log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाय b, तो यह आप लिख सकते हो log x+1 अपॉन x+2 प्लस c। सो दिस इज योर आई। और इस तरह से आपका पार्शियल फ्रैक्शन से ये जो क्वेश्चन था ये रिड्यूस होके इस फॉर्म में आया, और उसके बाद आपने ये लिख दिया। इसीलिए जब जब आप यहां पे लीनियर फैक्टर में करोगे रिड्यूस, तो आपके ये सारे क्वेश्चन जितने होंगे जिसमें आप ये लीनियर फैक्टर में रिड्यूस कर रहे हो, ये वाला पार्ट, ये वाला, इन सब में लॉग आएगा। लेकिन अगर यहां पे स्क्वायर होगा तो आपका 1/t² मतलब t की पावर -2 x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। और जब ये होगा तब हम देखेंगे क्या करना है। लेकिन जब जब यहां पे लीनियर फैक्टर होंगे तो आपका यहां पे लॉग आके आंसर सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको जैसा बताया था, दिस इज आंसर वी गेट फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शन। इसी क्वेश्चन को अगर आप एक्सरसाइज 7.4 के मेथड से स्पेशल इंटीग्रल से करना चाहते तो भी हो जाता, लेकिन तब आंसर हो सकता है अलग आता, बिकॉज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैन हैव डिफरेंट आंसर डिपेंडिंग ऑन मेथड। आई होप ये एग्जांपल 11 क्लियर है। अभी हमारे 4-5 एग्जांपल और बचे जिसमें आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह और क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब चलते हैं एग्जांपल 12 पे। एग्जांपल 12 देखते हैं। एग्जांपल 12 में दिया है न्यूमिनेटर x² + 1, डिनोमिनेटर x² - 5x + 6। लेकिन सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, सेम है। तो आपने लिख दिया एज न्यूमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, सो इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले आप रीजन लिख दो कि भाई ये जो है अभी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हमें इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस करना होगा। अब जैसा हमने देखा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे। तो आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को लिख दिया बाहर, न्यूमिनेटर को लिख दिया अंदर। ठीक है, अब आपकी डिग्री x² सेम है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो इधर का हाईएस्ट कोफिशिएंट को पावर होती है, जो वेरिएबल होता है, उससे डिवाइड किया, तो x² आपका आ जाएगा 1। ये 1 आया, तो अब आपने इस 1 को, ये जो 1 है, इससे आपने इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दिया। तो ये क्या आएगा, x² - 5x + 6। ये 6 इधर है, तो मैंने कांस्टेंट को +1 को इसकी जगह थोड़ा सा गैप देके इसके सामने लिख दिया। अब आपने क्या किया, साइन चेंज किए, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, तो आपका रिमाइंडर आ गया 5x - 5। अब मैंने ऐसा क्यों किया, रिमाइंडर आ गया, क्योंकि देखो यहां पे आ गया आपका 5x, यहां पे x²। जब आपकी इसकी डिग्री इधर से ज्यादा हो जाती है, हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आप जो न्यूमिनेटर था आपका x² + 1, इसे आप लिख सकते हो
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब अगर इसी को मैंने इसमें डाला इंटीग्रेशन में, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 5x माइनस 5। डिनोमिनेटर में देखो ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम आ रहा है, तो मैंने इसे अलग कर दिया, और जो रिमाइंडर वाला पार्ट था उसको मैंने एक पार्ट में अलग कर दिया। मतलब मैंने न्यूमिनेटर को अब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आपका हुआ दिस इनटू दिस वाला पार्ट और रिमाइंडर वाले पार्ट को सेपरेट। तो जब भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो यही मेथड लगाना है। रिमाइंडर जो आएगा उसे डिनोमिनेटर के साथ अलग लिख देना है, बचा हुआ जो है क्वोशंट इनटू दिस ये आपको अलग लिख देना है। अब आपका क्या होगा, देखो ये कट जाएगा, तो ये जो पूरा क्वेश्चन है अब रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, यहां पे तो खाली बचेगा dx, और ये आपका आ जाएगा 5x माइनस 5 अपॉन, इसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को मैंने अब फैक्टराइज किया, तो ये आपके दो लीनियर फैक्टर में बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो अब आपका ये जो i था ये आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक मैंने ले लिया i1 इंटीग्रल और एक ले लिया i2। अब इन्हें दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं, तो आपने पहले कहा i1 इज इक्वल टू dx, तो i1 का सीधे आ जाएगा dx इंटीग्रेशन क्या हुआ x प्लस c1, ये तो आपका i1 आ गया, c1 नया कांस्टेंट ले लिया। अब i2 पे चलते हैं, i2 आया आपका 5x माइनस 5x माइनस 5 ही था ना, हाँ 5x माइनस 1 माइनस में dx अपॉन डिनोमिनेटर है आपका x माइनस 2 x माइनस 3। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर आपका 1 था, इसमें न्यूमरेटर में 5x माइनस 5 है। मैंने आपको बताया जब तक डिग्री न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से छोटी है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी है। हमने इसे क्या किया, रिड्यूस करने के लिए 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। एलसीएम लेते हैं, 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 विल बी इक्वल टू a, इधर आ जाएगा x माइनस 3, इधर आ जाएगा x माइनस 2 क्योंकि जो डिनोमिनेटर में नहीं है उसके अपोजिट, और नीचे आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। आई होप यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब आपका ये क्या हुआ, ये कट गया, अब ये कट गया, अब मुझे निकालना है a और b की वैल्यू। अब इधर लिखा मैंने 5x माइनस 5 इज इक्वल टू a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2। अब हमें क्या करना है, आपने यहां पे पहले किया पुट x इज इक्वल टू 3, जब x 3 हुआ तो यहां पे आपने डाला 5 इंटू 3 माइनस 5। अब देखो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा x इक्वल टू 3 में, तो मेरा आएगा, खाली मैं डायरेक्टली लिख देता हूं b में 3 माइनस 2। अब एक बार मैं x उठा डालूंगा 2, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका इधर पुट x इज इक्वल टू 2, तो ये होगा आपका 5 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू a 2 माइनस 3। ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 5 इज 10, 10 इज इक्वल टू b, इधर आपने कहा 5 इंटू 2 इज 10, 10 माइनस 5 इज 5, a इज इंटू माइनस 1, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 5। देखो कितनी फटाफट निकली, a भी निकल गया और b भी निकल गया। अब इसको मैं यहां पे डाल देता हूं, तो आपका क्वेश्चन जो है I2 विल बी इक्वल टू a की जगह क्या डालूंगा मैं, माइनस 5, तो I2 विल बी इक्वल टू माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस b की जगह आ जाएगा आपका 10 अपॉन, साथ में dx भी डाल दो, x माइनस 2 dx प्लस b की जगह आ जाएगा 10 dx अपॉन आपका आया यहाँ पे x माइनस 3। अब ये तो क्लियर हो ही गया होगा आपको कि ये वाला जो पार्ट था अब इसे रिड्यूस करके मैंने दो इंटीग्रेशन में यहां पे लिख दिया, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन अब इसमें चेंज हो गया।
अब इसे मैंने इंटीग्रेट कर दिया i2 को, तो दिस विल बी -5 log x माइनस 2 प्लस 10 log x माइनस 3 प्लस C2। ये i2 आ गया, आपका i1 ऊपर था, अब आपको i जो है डेट इज इक्वल टू i1 प्लस i2। यहां पे आखिरी में आपने लिखा i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, तो आप i1 की जगह डालोगे x प्लस C1, i2 की जगह आपने डाला प्लस 10 log x माइनस 3 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस C2। देखो C1 प्लस C2 एक नया कांस्टेंट आ जाएगा C, तो आपका फाइनल आंसर आ गया x प्लस 10 log x माइनस 3 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस C। दिस इज योर आंसर फॉर एग्जाम्पल नंबर 12। तो जब आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, क्योंकि डिग्री बराबर थी, आपने डिवाइड किया, डिवाइड करके एक पार्ट में नॉर्मल इंटीग्रेशन लग गई, दूसरे पार्ट में आपने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया। इस क्वेश्चन में फिर से आप स्पेशल इंटीग्रल लगा सकते थे। जब आप स्पेशल इंटीग्रल लगाते तो पहले डिनोमिनेटर को रिड्यूस करते, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, और उसके बाद उस तरह से भी कर सकते हैं जैसे हमने 7.4 किया। तो जब तक आपका डिनोमिनेटर में, कहने का मतलब ये, जब तक आपका डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है, तब तक आप पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा स्पेशल इंटीग्रल के मेथड को भी यूज कर सकते हो। वो आपके ऊपर, आपको जो आंसर, जो मेथड इजी लगे उससे आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल 12। अब चलते हैं एग्जाम्पल 13 पे। अब देखो एग्जाम्पल 13 में आपको न्यूमिनेटर में दिया 3x माइनस 2, डिनोमिनेटर में दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3, मतलब ये हो गई डिग्री 3 और ये हो गया डिग्री 1। देखो यहां से डिग्री 2 और ये x की डिग्री 3। अब इसमें पहली चीज, जब आपका ये क्यूबिक हो गया तो आप स्पेशल इंटीग्रल अब नहीं लगा सकते, मतलब आप इस क्वेश्चन को खाली पार्शियल फ्रैक्शन से ही कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसे रिड्यूस किया। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें क्या है, एक लीनियर फैक्टर मेरा रिपीट हो रहा है और एक लीनियर फैक्टर मेरा डिस्टिंक्ट है। ये वाला जो फैक्टर है ये रिपीट हो रहा है और ये वाला फैक्टर डिस्टिंक्ट है। तो चलो देखते हैं कौन सा लग सकता है। हमने कहा यहां पे मेरा ये वाला जो पार्ट है ये रिपीट वाला और ये, तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। अब यहां पे आपने क्या लिखा, पहले a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3। आई होप ये ब्रेक हो गया। जब ये ब्रेक कर दिया उसके बाद आपका सेम मेथड लगेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, तो यहां पे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, दिस इज इक्वल टू, यहां पे आपने किया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। तब a में डिनोमिनेटर में है x प्लस 1, तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो एक x प्लस 1 बच जाएगा, एक x प्लस 3, तो a के साथ में मैंने लिख दिया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब अगर मैं b देखूं तो b में x प्लस 3 का, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, तो b में मैंने लिख दिया x प्लस 3। प्लस c में अगर आप देखो तो आपका x प्लस 3 ऑलरेडी है, तो ये वाला हट गया, आपने c में लिख दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर कट कर दिया तो आपका रिलेशन आ जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b x प्लस 3 प्लस c x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए पहला, अब देखो इसमें अगर आप कोफिशिएंट कंपेयर करने लगो इट विल बी वेरी लेंथी। पहले इसे खोलोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए बी एक एक्स स्क्वायर का पार्ट होगा, एक एक्स का होगा, एक कांस्टेंट होगा, कंपेयर करके फिर 3 वेरिएबल निकालोगे। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, आप देखो सबसे पहले लीनियर फैक्टर कहां पे जीरो हो रहा है, तो एक हो रहा है -1 पे और एक हो रहा है -3 पे। ये वाला -1 पे होगा, ये -3 पे होगा, ये -3 पे, -1 पे, -1 पे होगा। तो खाली दो वैल्यू आ रही मेरी, एक आ रही है x इक्वल्स टू -1 और एक -3। चलो पहले ये दोनों डालते हैं, फिर समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। फर्क अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। देखो इसमें क्या है, आपके एक फैक्टर ये वाला जो है
ये स्क्वायर में मतलब रिपीट हो रहा है। अभी तक आपके सारे डिस्टिंक्ट फैक्टर होते थे, तो अगर 3 होते थे 3 वैल्यू निकल जाती थी, लेकिन इसमें आपको एक वैल्यू कम निकलेगी। देखो देखते हैं, पहले आपने कहा पुट x इज इक्वल टू -1, तो यहां पे तो क्या आया 3 इंटू -1 -2 इक्वल्स टू, अब यहां पे -1 + 1 ये वाला पार्ट 0 हो गया, -1 + 1 ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो यहां से b निकल जाएगा, b विल बी इक्वल टू -1 + 3, तो -3 - 2 विल बी -5 इज इक्वल टू 2b, या b की वैल्यू आ गई आपकी -5/2, ये आपका b निकल गया यहां पे -5/2। चलो अब अगली वैल्यू हम लोग क्या डाल सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू -3, जब -3 डाली तो ये वाला पार्ट 0, -3 + 3 ये वाला पार्ट भी 0, तो हमारा क्या होगा यहां पे 3 इंटू -3 -2 इज इक्वल टू c इंटू -3 + 1 का होल स्क्वायर, दिस विल बी -9 - 2, दिस विल बी -9 - 2 आएगा, -11 इज इक्वल टू -3 + 1 इज -2, लेकिन -2 का स्क्वायर होगा 4, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी -11। तो अब आपने देखा, देखो आपका b निकल गया, c निकल गया, लेकिन आपका a नहीं निकल पा रहा, क्योंकि -1 -3 दोनों पे 0 हो रहा है, तो ये नहीं निकल पा रहा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, देखो पहले आप क्या करो, जो वैल्यू निकल गई उसे डाल दो यहाँ पे, फिर देखते हैं। तो आपने कहा देयरफॉर 3x - 2 इज इक्वल टू a, ब्रैकेट में मैंने डाला x + 1 इंटू x + 3, b की वैल्यू डाली -5/2, तो ये होगा -5/2 इंटू x + 3, c की वैल्यू डाली 11 -11/4, तो -11/4 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर। अब आपने देखो क्या किया, आपको a निकालना है। अब बेटा जब आपने कहा कि आपकी दो वैल्यू पे 0 हो रहा है, अब आपकी मर्जी, अब कोई भी वैल्यू x की डाल दो, कोई भी मतलब कोई भी 100 1000 -2 -5 कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो मेरे को सबसे सिंपल वैल्यू लगती है, मैंने x को 0 डाल दिया, वेरी इजी, x को 0 डाल सकते हैं। जब आपने डाला देखो 3 इंटू 0 क्या हुआ 0, -2 इज इक्वल टू a, 0 + 1 विल बी 1, 0 + 3 विल बी 3, अब a 0 नहीं हुआ, -5/2 0 + 3 विल बी 3, -11/4 0 + 1 विल बी 1, 1 का स्क्वायर विल बी 1, तो ये आपका ये आ गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके a निकाल सकते हैं। जैसा मैंने कहा, आप x0 की जगह x को -1 और -3 को छोड़ के कुछ भी डाल सकते हैं, 2 -2 कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन उतनी कॉम्प्लिकेशन होती, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट होती, इसलिए मैंने एक सिंपल सी वैल्यू 0 डाल दी। तो -2 इज इक्वल टू 3a, -15/2 -11/4, तो आपका 3a विल बी इक्वल टू -2 + 15/2 + 11/4, एलसीएम लिया, ये आया 4, तो यहां पे आएगा -8 + 30 + 11। अब देखो 8 -8 + 30 विल बी 22, 22 + 11 विल बी 33, तो 3a विल बी इक्वल टू 33/4 और a विल बी इक्वल टू 33/4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 11/4। तो यहां से आपने जब सॉल्व किया तो a की वैल्यू भी निकल के आ गई 11/4, तो फाइनली a इज इक्वल टू 11/4, b इज इक्वल टू -5/2 एंड c इज इक्वल टू -11/4। ये जब आपने डाला तो आपका अब ये क्वेश्चन जो है वो आपका ये पूरा का पूरा रिड्यूस होके ये आ जाएगा। तब आपने i को लिखा, i विल बी इक्वल टू a अपॉन x + 1, 11/4 को बाहर लिखते जाते हैं, देखो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, a 11/4 dx अपॉन x + 1, b की वैल्यू है -5/2, तो प्लस
-5/2 इंटू डी एक्स अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। c की वैल्यू है -11/4 और डिनोमिनेटर में आएगा x+3, तो प्लस -11/4 dx अपॉन x+3। अब मेरा काम बचता है इसे बस इंटीग्रेट करने का। तो i इज इक्वल टू, जैसे मैंने बताया लीनियर फैक्टर में तो क्या आ जाएगा 11/4 log x+1 -5/2। देखो x+1 का होल स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आप अगर देखोगे x+1 की पावर -2 विच विल बी इक्वल टू x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो ये आपका आएगा x+1 की पावर -1 अपॉन -1। ये मैंने इधर लिख दिया इंटीग्रेट करके x+1 की पावर -1 अपॉन -1 -11/4 log x+3 प्लस आगे c आ गया। तो अब मैंने i को लिखा i विल बी इक्वल टू 11/4 log x+1। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5/2 ये डिनोमिनेटर में ले गया तो ये आपका आ गया 1 अपॉन x+1 -11/4 log x+3 प्लस c। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 ऑफ एनसीईआरटी। था लंबा लंबा था, लेकिन यही तरीका है इसे करने का। इसे आप चाहो तो देखो, क्योंकि इसका 11/4 और 11/4 ये सेम है तो ये log a माइनस log b भी लग सकता है। तो आखिरी में आप इसे और रिड्यूस करके एक स्टेप में ये भी लिख सकते हो i इज इक्वल टू 11/4 log x+1 अपॉन x+3 प्लस 5/2 इंटू 1/x+1 प्लस c। तो आप इसे ये भी लिख सकते हो। तो ये था अब आपका एग्जाम्पल 13। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे एनसीईआरटी के, विच इज एग्जाम्पल 14। अब देखो बेटा, एग्जाम्पल 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका मैं रीजन बताऊंगा क्यों है। अगर आप क्वेश्चन को देखो तो आपको दिया हुआ है फाइंड, और यहां पे आपको दिया है x² dx अपॉन x² + 1 x² + 4। तो अब अगर ध्यान से देखो, न्यूमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिया है और डिनोमिनेटर में भी दोनों x² दिए हैं। मतलब न्यूमिनेटर की अगर मैं डिग्री की बात करूं तो वो है 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री टोटल होगी 4। तो ये है तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर आप कायदे से देखो तो इसमें अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारे दोनों फैक्टराइज तो हो नहीं सकते। देखो x² + 1 x² + 4 और ऊपर x² है, तो अगर मेरे नीचे दोनों क्वाड्रेटिक है तो मुझे जो यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला वो है आपका ये वाला, जिसमें ये क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग ये पार्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अगर मेरे दो क्वाड्रेटिक हैं तो वी हैव टू डू लाइक दिस, x² अपॉन x² + 1 x² + 4 is equal to ax plus b upon x² + 1 plus cx plus d upon x² + 4। उसके बाद आपके चार वेरिएबल होंगे a b c d, जिन्हें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो कहोगे सर ये तो बहुत लंबा है और फिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? भाई इसमें तो क्वाड्रेटिक है, तो हमने ये किया उसके बाद बहुत लंबा हो जाएगा ये, लेकिन हमें इस मेथड की जरूरत नहीं होती। अब ये जो मेथड हमें जरूरत नहीं है वो खाली इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, जब आपकी ये सिमिट्री आपको दिख जाए। मतलब अगर मान लो डिनोमिनेटर में दोनों x² की टर्म होती या न्यूमिनेटर में आपको एक x² + 2 दिया होता, मतलब हर एक जो वेरिएबल है वो आपको x² की फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसे इस तरह से लिखने की जगह आप सीधे करोगे इंटीग्रेशन का साइन हटा के, आप कहोगे लेट x² इज इक्वल टू t। तो अगर आपका ये x² t के बराबर हुआ तो आपने लिख दिया t अपॉन t + 1 t + 4। मैंने क्या किया, मैंने इंटीग्रेशन के बिना ये जो मेरा पार्ट था इसमें मैंने कहा क्योंकि ये सारे x² है, मैं x² को एक नया वेरिएबल ले लेता हूं t।
तो इससे क्या क्वेश्चन क्या होगा, यहां पे भी लीनियर हो जाएगा और नीचे भी दोनों लीनियर फंक्शन आ जाएंगे। तो मैंने बेसिकली इंटीग्रेशन को छोड़ के, जो इंटीग्रेशन के अंदर का क्वेश्चन है खाली, उसे मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के लिए लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब भी हो सकता है जब आपको ये ध्यान हो कि ये खाली जब सिमेट्री हो, मतलब ऊपर भी एक्स स्क्वायर है नीचे भी है, तो आप ये कर सकते हो। तो t अपॉन टी प्लस वन इंटू टी प्लस फोर विल बी इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस फोर। अब आपने यहां पे एलसीएम लिया, ए टी फोर टी प्लस फोर, इधर आया बी इंटू टी प्लस वन अपॉन नीचे तो आ जाएगा टी प्लस वन इंटू टी प्लस फोर। अब ये कट गया, तो आपका अब जो आपको 4 वेरिएबल निकालने थे उसके लिए जगह अब आपको खाली 2 वेरिएबल निकालने, ए और बी। करेक्ट, ये आपकी इक्वेशन है। अब आपको ये लीनियर है, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर दिए, आपको पता है ये जो वाला पार्ट है t प्लस फोर, ये आपका t इक्वल टू माइनस फोर पे 0 हो रहा है, और ये वाला पार्ट t इक्वल टू माइनस वन पे हो रहा है। तो पहले मैंने कहा पुट t इज इक्वल टू माइनस फोर, यहां पर माइनस फोर इज इक्वल टू ए इंटू 0 प्लस बी इंटू माइनस फोर प्लस वन विल बी माइनस थ्री, और एक बार मैंने डाल दिया पुट t इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन विल बी इक्वल टू ए माइनस वन प्लस फोर विल बी थ्री प्लस बी इंटू जीरो। एक पार्ट 0 हो गया, तो b मेरा सीधे यहां से निकल गया, ये तो हट गया, माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री विच विल बी 4/3, और a मेरा यहां से निकल जाएगा माइनस 1/3। तो मेरा सॉल्व करके a भी आ गया और b भी आ गया, b आ गया 4/3, a आ गया माइनस 1/3। तो आपको के बेसिक क्लियर है। देखो अब आपने क्या किया, जब ये क्वेश्चन में t है, आपने जब इंटीग्रेशन के पहले तो आपने ऐसे ही लिख दिया, ऐसे t अपॉन टी प्लस वन टी प्लस फोर विल बी इक्वल टू, ए की जगह आया आपका -1/3 इंटू टी प्लस वन प्लस 4/3 इंटू टी प्लस फोर। अब जब मैं इस क्वेश्चन को वापस इंटीग्रेशन में डाला, तो मैंने यहां पे पुट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर वापस डाल दिया, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में इधर भी -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस दूसरा इंटीग्रेशन में 4/3 डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो अब आपका ये देखो क्वेश्चन वापस जब आपने इंटीग्रेशन में डाला तो वापस टी को एक्स स्क्वायर डाल दिया। तो बेटा ये हमारा ना सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन होता तो हम अगर एक्स स्क्वायर को टी डाल रहे होते तो आप डीएक्स को भी चेंज करते। हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया, हमने खाली पार्शियल फ्रैक्शन के पार्ट के लिए एक्स स्क्वायर की जगह टी ले लिया। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आपको ऐसे क्वाड्रेटिक फंक्शन दिए हो जिसमें आपको सिमेट्री दिख रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या न्यूमरेटर वन है और डिनोमिनेटर में खाली ये टर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो आप ये वाला मेथड लगा सकते हैं। इसके सिमिलर क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 7.5 में भी आएंगे, वहां पे भी कवर करेंगे, बट आई होप ये क्लियर है। दिस इज द एक्सेप्शन विच वी कैन यूज, और इसका रीजन ये है कि अगर आप इसे सॉल्व भी करते हैं ना, यहाँ पे ये 4 वेरिएबल लेके, तो आपका ए और बी दोनों, ए और सी दोनों 0 आ जाते हैं, बट इतना लंबा करने की जरूरत नहीं। अब आपने यहां पे किया i इज इक्वल टू -1/3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस 4/3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। अब मेरी आइडेंटिटी लगेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, विच इज 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो यहां पे मैंने क्या किया, दोनों जगह आइडेंटिटी लगाई, -1/3 1/a, ए आपका यहां पे क्या है 1, तो 1/1 tan इनवर्स x बाय 1 प्लस 4/3, यहां पे a आपका 2, तो 1/2 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c। तो यहां से ही आपका ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका, पहले पॉजिटिव वाला पार्ट लिख देते हैं। देखो तो आपका ये तो कटा यहां से, ये आ गया 2, तो 2/3
2/3 tan इनवर्स x/2 minus 1/3 tan inverse x plus c. So this is your solution for question number 40. तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाता है, बट एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताई वो ध्यान रखिएगा. डेट इज वाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. जब भी आपको ऊपर नीचे x स्क्वायर दिया हो तो आप सिमेट्री लगा के क्वेश्चन को कर सकते हैं. अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में, विच इज एग्जाम्पल 15. ओके, अब एग्जाम्पल 15 अगर मैं देखें तो इसमें आ जाती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री. आप अगर ऊपर देखो दिए 3 साइन, इस एंगल को फाई कहते हैं, 3 साइन फाई माइनस 2 इंटू कॉस फाई अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन फाई. अब मुझे ये तो दिख रहा है कि देखो ये डायरेक्टली तो कर नहीं सकते हम लोग, डिनोमिनेटर भी है ऊपर न्यूमिनेटर भी है, साइन फाई कॉस फाई दिख रहा है तो हमारे को सब्स्टिट्यूशन तो करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले मैंने कहा पुट साइन फाई इज इक्वल टू टी, तो आपका कॉस फाई डी फाई विल बी इक्वल टू डी टी. इसका मतलब अगर मैं देखूं ये कॉस फाई डी फाई आपका डी टी हो जाएगा, ये पार्ट आपका चेंज हो जाएगा 3t माइनस 2, इधर t आ जाएगा और ये कॉस स्क्वायर फाई जो है ये बच जाएगा. लेकिन कॉस स्क्वायर फाई को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई. तो पहले तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया 3 साइन फाई माइनस 2 कॉस फाई डी फाई अपॉन 5 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई. अब मुझे ये साइन और कॉस में मिल गया. अब मैं वापस पुट कर देता हूं, तो ऊपर मैंने पुट किया तो दिस विल बी 3t माइनस 2, इस पूरे की जगह आ गया आपका dt, तो यहां पे आ गया आपका सिंपली dt अपॉन 5 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t. करेक्ट. थ्री टी माइनस 2 डी टी अपॉन 5 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t. या फिर आपने कहा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4. सिंप्लीफाई करके आपका ये क्वेश्चन ये आ गया. अब इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो है स्पेशल इंटीग्रल वाला तरीका जिसमें 3t माइनस 2 इज इक्वल टू a डी बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b t. एक तो ये कर सकते हैं प्लस b कांस्टेंट, ठीक है. दूसरा, क्योंकि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को पहले तो देखा क्या मेरा डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रहा है, तो आप देखोगे दिस इज t माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, ये आपका ये हो गया. अब ये वाला तरीका है तो आपने सीधे क्या किया, ये वाला फॉर्मूला आप लगा दोगे जिससे क्या कहते हैं ये क्वेश्चन हम रिड्यूस करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर. डिग्री इधर 1 है, डिग्री 2 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है. चलिए लगाते हैं. तो आपने कहा नाउ 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन t माइनस 2 प्लस b अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर. करेक्ट. ओके, अब नेक्स्ट एलसीएम. जब एलसीएम लिए इधर तो इधर तो आ गया t माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां पे हुआ a इंटू टी माइनस 2 प्लस बी इंटू 1. ये कट जाएगा तो आपका आएगा 3t माइनस 2 इज इक्वल टू a टी माइनस 2 प्लस बी. जब ये आपका b हुआ, अब आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो देखो पहले तो मुझे दिख रहा है ये t इक्वल्स टू 2 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है. तो एक बार तो मैंने क्या किया, पुट t इक्वल्स टू 2. जब t को 2 डाला 6 माइनस 2 विल बी 4, ये पार्ट 0 हो जाएगा. तो b की वैल्यू आ जाएगी 4. तो यहां से b जो है वो हमारा 4 आ गया. अब हमें निकालना है a, क्योंकि अब कोई वैल्यू पे 0 तो हो नहीं रहा, तो हमने क्या किया, अपने हिसाब से एक बार डाल देते हैं पुट t इक्वल्स टू 0.
जब t को 0 डाला तो यहां पे आएगा 3 इंटू 0 -2 विल बी इक्वल टू a, 0 -2 प्लस b की जगह डाल दिया 4, 3 इंटू 0 0, -2 इज इक्वल टू -2a प्लस 4, उधर गया तो -6 इज इक्वल टू -2a और a इज इक्वल टू 3। इधर अब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 को हम लोग क्वेश्चन में पुट करते हैं पीछे और इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तब मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ, अब वापस क्वेश्चन को चाहे लिख देते हैं एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ 3t -2 dt अपॉन t -2 का होल स्क्वायर will be equal to a upon t -2 dt प्लस b dt अपॉन t -2 का होल स्क्वायर। जब आपने यहां पे a और b डाला तो a की वैल्यू है 3, तो यही क्वेश्चन I विल बी इक्वल टू 3 dt अपॉन t -2 प्लस b की वैल्यू आपने डाली 4 t -2 का होल स्क्वायर। इसे किया 3 log t -2 प्लस 4, इसे ऊपर ले जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे t -2 की पावर, मैं करके दिखा देता हूं आपको, -2 dt लिख देंगे, ठीक है। तो अब x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा विच इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये आएगा 3 log t -2 प्लस 4 t -2 की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। तो ये आपका x की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x, ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसे लिख देंगे 1 अपॉन t -2 और इस -1 को इधर ले आएंगे, तो हमारा फाइनली हम इसे लिख देंगे 3 log t -2 -4 अपॉन t -2 प्लस c। अब t की वैल्यू को मैंने डाल दिया sin 5, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा I इज इक्वल टू 3 log sin 5 -2 -4 अपॉन sin 5 -2 plus c। दिस इज योर आंसर फॉर एग्जाम्पल 15। आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के लास्ट एग्जाम्पल पे। तो देखो, अगर आप अभी देखोगे तो आप ये वाला फॉर्मूला समझ चुके कैसे लगना है, ये वाला लगा चुके हो, ये वाला लगा चुके हो, ये वाला भी लगा चुके हो, ठीक है, सारे एग्जाम्पल हमने कवर कर लिया। अब हमारा ये बचता है विच विल बी एप्लीकेबल इन लास्ट एग्जाम्पल, कैसे वो समझते हैं। देखो, अगर आप एग्जाम्पल 16 में देखो तो आपको ऊपर दिया हुआ है क्वाड्रेटिक डिग्री 2, नीचे दी हुई है डिग्री 3, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है। अच्छा, अब दूसरी चीज मुझे ये दिख रहा है, इसमें ये वाला जो फैक्टर है ये तो आपका लीनियर है, लेकिन आप इसे देखोगे क्वाड्रेटिक है और ये आगे फैक्टराइज नहीं हो रहा, नॉट फैक्टराइजेबल, ये आपका फैक्टराइज नहीं होगा। तो इसका मतलब आपके पास डिनोमिनेटर में एक तो लीनियर फंक्शन है x+2 और एक क्वाड्रेटिक है जो कि फैक्टराइज नहीं हो रहा, मतलब x² + bx + c कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक ऐसा, क्योंकि x² + 1 के कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हमने जब मैंने इधर बताया था, जब ये वाला किया था हमने, तो हमने देखा, देखो यहाँ पे सिमेट्री है x², तो मैंने आपसे कहा था x² को t ले लो, लेकिन ये चीज हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि एक लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो हम वो मेथड तो नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब मुझे इसे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने जब किया तो अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन x² + x+1 विल बी इक्वल टू x+2, x² + 1 विल बी इक्वल टू a अपॉन x+2 प्लस bx + c अपॉन x² + 1। जब मैंने ये किया तो आपका आ गया x² + x+1 अपॉन x+2, x² + 1 will be equal to a into x² + 1 plus bx + c into
एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, तो आपका सिंप्लीफाई करके जो रिलेशन आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन विल बी इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू। अब सबसे पहले आपने देखा ये कहां पे जीरो हो रहा है, कौन सा लीनियर फैक्टर है, माइनस टू पे। तो पहली चीज तो मैंने क्या करी, पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस टू। माइनस टू डाला तो दिस विल बी माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू प्लस वन विल बी इक्वल टू ए माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन। यहां पे आप माइनस टू प्लस टू डालोगे इट विल बी जीरो, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। तब आपने कहा माइनस टू का स्क्वायर विल बी फोर, फोर माइनस टू इज टू, टू प्लस वन इज थ्री, तो ए की वैल्यू आ गई मेरी 3/5। अब देखो इस वाले में अब क्या मुश्किल है, मेरे ए तो निकल गया जीरो डाल के क्योंकि ये माइनस टू पे जीरो हो रहा था, लेकिन हमारा यहाँ पे एक ही लीनियर फैक्टर है, ये वाला क्वाड्रेटिक है जो कि किसी पे जीरो नहीं हो रहा। तो अब बी और सी के लिए मुझे हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि जब आपका जीरो बना लो आप, उसके बाद अगर कोई वैल्यू नहीं निकल रही तो आप मर्जी से एक्स की वैल्यू डालते जाओ। तो मैंने कहा पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो। पहले मैं एक्स को जीरो डाल देता हूं। तो जब एक्स को जीरो डाला तो जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो प्लस वन विल बी इक्वल टू ए की वैल्यू थे 3/5, और यहां पे आया जीरो का स्क्वायर विल बी जीरो प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो बी एक्स प्लस सी में यहां पे जीरो डालेंगे तो बी इंटू जीरो तो हट जाएगा, आपका आएगा सी इंटू जीरो प्लस टू। अब इधर से देखोगे आप सी निकल जाएगा, वन इज इक्वल टू 3/5 प्लस टू सी। तो आपने इधर से लिखा 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2c, और इधर एलसीएम लिया, दिस विल बी 2/5 इज इक्वल टू 2c, या c की वैल्यू आ गई मेरी 1/5। तो आपका a भी निकल गया, c भी निकल गया। अब बचता है b। तो अब मैंने कहा अपनी मर्जी से x को माइनस टू डाल दिया, जीरो डाल दिया, अब मैं 1 डाल देता हूं, 1 से भी सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अब मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू 1। जब x को 1 डाला तो यहां पे आएगा 1 स्क्वायर प्लस वन विल बी इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 3/5, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन स्क्वायर प्लस वन डालेंगे, देखो यहां पे यह है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इधर आपने डाला वन, वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन विल बी टू, तो यहां पे मैंने लिख दिया 2 प्लस बी एक्स, तो b इंटू वन प्लस सी की वैल्यू ही 1/5 इंटू यहां पे आएगा ब्रैकेट में x प्लस टू विच विल बी 1 प्लस। अब इसे सिंप्लीफाई करके b निकल जाएगा, तो यहां पे क्या 1 प्लस वन विल बी 3, दिस विल बी इक्वल टू 6/5 प्लस b प्लस 1/5 इंटू 3। इसे उधर ले गए सब्ट्रैक्ट करने, 3 माइनस 6/5 इज इक्वल टू b प्लस 1/5 इंटू 3। एलसीएम लेते हैं, 15 माइनस 6 अपॉन 5 विल बी इक्वल टू b प्लस 1/5 इंटू 3। इधर एलसीएम लिया, 15 माइनस 6 विल बी 9, 9/5 इंटू इस 3 को इधर ले आया तो ये होगा 1/3 विच विल बी b प्लस 1/3। मैंने क्या किया, इस 3 को यहां डिनोमिनेटर में ले गया। अब इसे सिंप्लीफाई किया आगे 3/5, तो आपका b आ जाएगा और b की वैल्यू आ गई 2/5। तो इसका मतलब देयरफॉर a इज इक्वल टू 3/5, b इज इक्वल टू 2/5 और c इज इक्वल टू 1/5। अब बेटा देखो मैं फिर से ये बोलूंगा, ये क्वेश्चन मैंने पुट करके किया है, आप चाहते तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट कंपेयर करके भी कर सकते थे, आंसर उससे भी आया, बट मेरे हिसाब से वो लेंदी होता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है क्योंकि 3 वेरिएबल को सॉल्व करना, इसलिए मैं आपको ये वाला मेथड सजेस्ट करूंगा।
ये मेथड ना तो एनसीईआरटी में दिया है, ना आपको कहीं पे पढ़ाया जाएगा, बट दिस इज द बेस्ट मेथड दैट यू कैन यूज, विच इज यूज इंटरनेशनली टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं, वैल्यू डालते हैं हम यहां पे। तो मैंने कहा आई विल बी इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। चलो ए की वैल्यू डाली 3/5, तो आई विल बी इक्वल टू, देखिए इसे तो इंटीग्रेट करके मैं सीधे लिख सकता हूं लॉग एक्स प्लस टू प्लस, अब ये वाला पार्ट मेरा बच जाता है इंटीग्रेट होना, 2/5x प्लस 1/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। इसको मैं ले लेता हूं आई वन, यहाँ पे प्लस सी लिख देते हैं। अब आई वन को अलग से पहले इंटीग्रेट करते हैं। अब आई वन विल बी इक्वल टू 2/5x प्लस 1/5 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर तो बिल्कुल स्पेशल इंटीग्रल की फॉर्म दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर ये वाला पार्ट इसके साथ होता तो यहां पे तो सीधे आपका स्पेशल इंटीग्रल लग जाता, और इस वाले पार्ट को अगर हम सेपरेट करते तो इसमें हमारा लग जाएगा सब्स्टिट्यूशन। तो चलो सेपरेट करते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपने कहा आई वन इज इक्वल टू 2/5 एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 1/5 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसे करने के लिए इसे आई टू ले लेते हैं और इसे आई थ्री ले लेते हैं। तो आपका आई वन विल बी इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री। तो आपने आई टू विल बी इक्वल टू, देखो यहां पे आपने कहा एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी डालो, तो आपका 2x dx विल बी इक्वल टू डी टी, या आपका x dx आ जाएगा dt अपॉन टू। तो आपने कहा यहां पे आई टू विल बी इक्वल टू dt अपॉन टी 1/2, या फिर आई टू विल बी इक्वल टू लॉग टी 1/2 प्लस सी वन। यह आपका आई टू आ गया। सब्स्टिट्यूट कर दो वापस, तो आई टू इज 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी वन। ये एक हो गया। अब आपने आई थ्री का, आई थ्री में क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन है। आई थ्री इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स प्लस सी टू। तो आई थ्री सीधे आ गया तो आपने कहा इन दोनों को ऐड करके आपका आई वन की वैल्यू आ जाएगी, आई वन इज इक्वल टू, आप एक तो लिख दो 2/5 और 1/5, 2/5 आई टू प्लस 1/5 आई थ्री, या फिर आई वन इज इक्वल टू 2/5 आई टू। आई टू में मैंने डाला 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 1/5 tan इनवर्स एक्स प्लस सी वन प्लस सी टू। ये कट गया, तो आई वन इज इक्वल टू 1/5 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 1/5 tan इनवर्स एक्स प्लस सी डैश, एक नया कांस्टेंट ले लिया।
अब मैंने I1 की वैल्यू को इसमें डाल दिया ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो मेरा I आ जाएगा देयरफॉर I इज इक्वल टू, ऊपर से आपने पहले तो उठाया 3/5 log x प्लस 2 प्लस I1, देयरफॉर I इज इक्वल टू 3/5 log x प्लस 2 प्लस 1/5 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c. दिस इज योर आंसर फॉर एग्जाम्पल 16. तो बेटा इसी के साथ मेरा ये पार्शियल फ्रैक्शन का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन समझाया और मैंने कवर किया एग्जाम्पल 11 to 16, ये दोनों चीजें यहाँ पे खत्म होती हैं. तो आई होप आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया हो. अब हम लोग इंटीग्रेशन के काफी मेथड कवर कर चुके हो, जैसे कि पहला किया हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, फिर स्पेशल इंटीग्रल और फिर पार्शियल फ्रैक्शन. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.5 और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मेथड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन को कवर करेंगे. बट आई होप आपको ये सारे लेक्चर क्लियर हो. जो बच्चे नए आए प्लीज मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लेक्चर्स को, कमेंट छोड़िए. कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान रखो. टेक केयर, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स.